हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब विश्व के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति। देखते हैं फ्रांस की राजक्रांति। मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, लुई 14वें ने कहा। लुई 14वें ने क्या किया? मैं ही राज्य हूँ। किसने कहा? लुई 14वें। तथा उसके समय फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र अपनी चरम सीमा पे थी। उसके शासनकाल में क्या थे? फ्रांस की जो निरंकुश राजतंत्र थी अपनी चरम सीमा पे थी। 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में लुई चौदहवां फ्रांस की गद्दी पे बैठा। लुई 14वां कहाँ? फ्रांस की गद्दी पे बैठा और फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी बरसाया को बनाया। फ्रांस की राजधानी किससे? बरसाया को बनाया। लुई सोलहवां को लुई सोलहवां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। लुई सोलहवां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। लुई सोलहवां का संबंध बुर्बो राजवंश से था। लुई सोलहवां का संबंध किससे था? बुर्बो राजवंश से था। लुई सोलहवें की पत्नी लुई सोलहवें की पत्नी मेरी एंतबोनता एंतबोनता ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांस की राजक्रांति फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। फ्रांस की जो राजक्रांति थी 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। इस समय में सामंती व्यवस्था थी। इस समय कौन सी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। 5 मई 1789 को 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन वर्साय के शानदार महल में आरंभ हुआ। 5 मई 1789 का हुआ कि स्टेट जनरल का अधिवेशन वर्साय के शानदार महल में हुआ। स्टेट जनरल की कुल सदस्यों की संख्या 1200 थी। स्टेट जनरल की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12 थी, जिसमें 600 से अधिक तीसरे बार सदस्य के सदन में थे। 600 से अधिक क्या थे? तीसरे बार सदन के सदस्य थे। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बस्तील के बस्तील के कारागिरी के क्या फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया गया। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बस्तील के कारागार के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से क्या 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस में क्या है? राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामाजिक समानता सामाजिक समानता सामंतीय विशेषाधिकार का अंत निरंकुश तथा भ्रष्ट प्रशासन में सुधार न्याय तथा करों में समानता के उद्देश्य को पाने के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई। इस क्रांति की क्या हुई? शुरुआत की। टेले एक प्रकार का भूमिका था। टेले क्या था? एक प्रकार का भूमिका था। और और गेवेल एक प्रकार का नमक था। टेले एक प्रकार का भूमिकर और गेवेल एक प्रकार का नमक था। टाइट एक प्रकार का धार्मिक कर था। टाइट क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो चर्च को देना पड़ता था। जो किसे देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं फ्रांसीसी क्रांतिकारियों वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिक महत्वपूर्ण योगदान था। दार्शनिक काम क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। बाल्टेयर ने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। 100 चूहों की अपेक्षा क्या है? एक सिंह का शासन उत्तम है।
नेपोलियन के अनुसार यदि रूसो ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति ना होती। वॉल्टेयर ने कहा कि 100 चूहों के पीछे क्या है, एक सिंह का शासन उत्तम है। नेपोलियन के अनुसार यदि रूसो न होता तो फ्रांसीसी क्रांति न होती। फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण देश की शोचनीय आर्थिक दशा थी। देश की क्या है? शोचनीय आर्थिक दशा थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद एक नई प्रकार की कागजी मुद्रा एसाइनेट हाशिया चलाई गई। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। फ्रांस की क्या है? राजक्रांति की देन है। इस नारे से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। इस नारे से क्या है? भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? रूसो की एवं लेट्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? रूसो की एवं लेट्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने की थी। तृतीय स्टेट्स एक सदस्य एक मत का सिद्धांत चाहता था। तृतीय स्टेट्स क्या? एक सदस्य एक मत का सिद्धांत चाहता था। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहा जाता है। इसे हार्डर को कहा जाता है। फ्रांस में कई वर्षों की क्रांति अशांति एवं अव्यवस्था के पश्चात एक निरंकुश शासक के रूप में नेपोलियन का उदय हुआ। फ्रांस में कई वर्षों की क्रांति अशांति एवं अव्यवस्था के पश्चात क्या है? एक निरंकुश शासक के रूप में नेपोलियन का उदय हुआ, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरे यूरोप को प्रभावित किया। यद्यपि वह डिक्टेटर था और उसके शासन में स्वतंत्रता स्थान नहीं था। किंतु क्रांति की दो अन्य भावनाओं समानता एवं बंधुत्व का उससे पूर्णतः पालन किया। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म क्या है? 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के आजासियो नामक नगर में कार्ले बोनापार्ट एवं लेटिजिया रोमिनो के घर में हुआ था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कार्सिको द्वीप के आजासियो नामक नगर में कार्ले बोनापार्ट या लेटिजियो रोमिनो के घर हुआ था। नेपोलियन के पिता पेशे से वकील थे। नेपोलियन के पिता क्या है? पेशे से वकील थे। नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। नेपोलियन क्या थी? ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस में डायरेक्टरी की शासन का अंत कर दिया तथा स्वयं प्रथम काउंसिल बना। इस काउंसिल ने फ्रांस के नए संविधान की रचना की। 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने क्या है? खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया।
नेपोलियन बोनापार्ट को एक अन्य नाम नेपोलियन बोनापार्ट के एक अन्य नाम लिटिल कारपोलर के नाम से जाना जाता है। लिटिल कारपोलर के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। नेपोलियन क्या है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। माल्टा के प्रश्न पर इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ। 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। किसका? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया। नेपोलियन ने क्या करवाया? कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। जिसे क्या है? नेपोलियन कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की। नेपोलियन क्या किया कि इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की। अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड फ्रांस के बीच ट्राफेलगर का युद्ध हुआ। इंग्लैंड फ्रांस के बीच क्या है? ट्राफेलगर का युद्ध हुआ। यूरोपीय राष्ट्रों ने एकजुट होकर 1813 ईस्वी में लिपजिंग के मैदान में नेपोलियन को हराया। इसके बाद नेपोलियन को बंदी बनाकर एल्वा द्वीप में रखा गया। वह वहां से भाग गया। वहां से भाग गया। नेपोलियन ने जोसेफिन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी लुई से शादी की। नेपोलियन ने जोसेफिन को क्या तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी लुई से शादी की। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इतिहासकार डेविड थॉमस ने नेपोलियन पतन का गंभीर कारण माना, जिसे स्पेन की शक्ति को कम समझा। नोट: फ्रांस के राजमुकुट धरती पे पड़ा मिला। फ्रांस के राजमुकुट धरती पे पड़ा मिला और तलवार की नोक से मैंने उसे उठा लिया। सत्ता मेरी नकेल है, इसे बस में करने के लिए मुझे उतनी ही दिक्कत उठानी पड़ी कि मैं न तो उसे किसी को छीनने दूंगा और न ही अपने साथ भागने दूंगा। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। उसके जीवन काल का क्या है? अंतिम युद्ध था। 1815 में बेल्जियम वाटरलू का युद्ध हुआ। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया। अंग्रेजी सेना जीती और उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया। वहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण का श्रेय नेपोलियन को जाता है। किसको? नेपोलियन को जाता है। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के सिद्धांत को अन्य देशों में पहुंचाया तथा जनसाधारण में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।